अच्छा रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा था। अच्छा अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। फोटो हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, अब रिकॉर्ड हो रहा है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन हो गया, कोशिका विभाजन समझ गए। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या है, क्या हुआ? आया आया आया। अब देखो, अब आया ये क्लेमाइडोमोनस है, ये हाइड्रा है। ये जो फोटो है क्लेमाइडोमोनस का है, ये फोटो हाइड्रा का है, ये फोटो मुकर का है। देखो क्लेमाइडोमस में चल बीजाणु है, ये चल बीजाणु, ये सब जो अंदर का छोटका है ना, ये सब चल बीजाणु है। माने चल माने मोटाइल, अब बीजाणु माने तुम्हारा गैम्यूल, मोटाइल गैम्यूल ऐसे अंग्रेजी में कौन? इसको मोटाइल गैम्यूल। ये पहल का अ में, और ये अ हम्म, में दिया हुआ है मोटाइल गैम्यूल। ये तुम्हारा क्लेमाइडोमोनस है, उससे मोटाइल गैम्यूल निकल रहा है, चल बीजाणु निकल रहा है, चल बीजाणु। नाम में याद रखना, चल चल भी बीजाणु। पेनिसिलियम की कोनिडिया है। पेनिसिलियम कौन है? ब देखो ब, ये अ है, ये ब है। ये ब में इस फोटो को बोलते हैं पेनिसिलियम। क्या है फोटो? पेनिसिलियम। पेनिथिलियम। पेनिसिलियम। ई जो है इसका छोटका छोटका कोनिडिया है, ये सब कोनिडिया है। कोनिडिया है, कोनिडिया वही कोनिडिया। ये सब क्या है? ये सब का नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये सब कुछ नहीं है, स्पोर है। स्पोर माने वही सब बर्ड है, कहीं स्पोर है, कहीं पे तुम्हारा चल बीजाणु है। ये सब का पार्ट, ये सब का काम है पार्टिसिपेट करना लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में। तो वह बॉडी का पार्ट है। अलग रूप ले रहा है तो उसका एगो नाम हो जा रहा है, जैसे कोनिडिया हो गया, उसी का पार्ट है। कोनिडिया। पेनिसिलियम पार्ट है, उसका नाम है कोनिडिया। तो पेनिसिलियम में क्या पाया जाता है? कोनिडिया। ऑप्शन में पूछेगा। कोनिडिया। क्लेमाइडोमोनस में क्या पाया जाता है? चल बीजाणु। ठीक है। अब देखो, हाइड्रा में कलिका, कलिका माने बर्ड होता है, हाइड्रा है, ये कलिका है, देखो ये जी। बर्ड है। हाइड्रा में बर्ड होता है। ये तुम्हारा द नंबर में क्या है? स्पंज में जैम्यूल स्पंज, गैम्यूल स्पंज। स्पंज में गैम्यूल स्पंज, तुम्हारा गैम्यूल स्पंज, ये तुम्हारा स्पंज है। स्पंज एगो स्पोरोफाइटा, स्पोर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, स्पंज माने स्पोर। तो स्पोर है, ये सब स्पोर है, स्पोर है, ये सब स्पोर है। स्पोर में गैम्यूल होता है। स्पोर में क्या होता है? गैम्यूल। क्लियर है ये फोटो? अब उसी को यहाँ हम्म। लिखा हुआ है। तो चार गो फोटो हो गया ना। पेनिसिलियम में क्या होगा? कोनिडिया। स्पंज में गैम्यूल। हाइड्रा में कलिका। कौन चला गया भाई? हाइड्रा में कलिका। बहुत बच्चे चला गया है, क्या दिक्कत है? हम्म, बहुत बच्चा चला गया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लोग चलो मैथ हम, से थे इस कारण। अच्छा वो लोग मैथ से था, जी। तो बाय वाले हम ही लोग हैं, इतना ही लोग हैं। जी, अब अमीषा इतना से ही थोड़ा लोग बात बचे हैं। करनी है। हेलो अमीषा, अपना ऑफलाइन करो तो। तुम रामजी टोला कोटवा वाली अमीषा हो? हम्म, अच्छा एक हमारे दोस्त का नाम है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है साइड से ठीक है, और सुन लो अभी। म्यूट कर लो, हाँ चलो ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप संकुचित कर लेता है तथा इसके परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित होता है, जिसे पुटी सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। सिस्ट, सिस्ट को अंग्रेजी अंग्रेजी में सिस्ट बोलते हैं, हिंदी में पुटी बोलते हैं। इस सिस्ट का मतलब होता है जब वातावरण सही नहीं होता है तो वो अपने आप को संकुचित कर लेता है। पदाव मतलब उसका पाँव जो होता है वो अपने आप को संकुचित कर लेता है। ठीक है ना नीरज? तो अपने पाँव को संकुचित कर लेता है तो उसी को बोलते हैं पुटी। पुटी माने सिस्ट। अंग्रेजी में सिस्ट बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोग को सिस्ट समझ में आता है, पुटी नहीं समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, तुम पुटी और सिस्ट दोनों मालूम करो, तुमको दोनों पता होना चाहिए। पुटी या सिस्ट दोनों, दोनों एक ही चीज होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो
पादप माने वो अपने विषम परिस्थितियों में अमीबा जो होता है उसका स्यूडोपोडिया जो होता है वो अपने आपको त्रिस्तरीय कठोर आवरण में संकुचित कर लेता है जो कि सिस्ट बन जाता है। इसी को इस व्यवस्था को, इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं, सिस्ट का निर्माण होना कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। पुटी भवन माने सिस्ट फॉर्मेशन। अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तो इसका सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु जीव स्यूडोस्पोर्स उत्पन्न करता है। ठीक है ना, उसी में ये क्या उत्पन्न करता है, स्यूडोस्पोर। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिपेक्ष में विमोचन हो जाता है तो इसके अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। और ये जो स्पोर बनता है और उसके बाद स्फुटित होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बीजाणु जनन। माने बीजाणु माने स्पोर, जनन माने फॉर्मेशन, जनन माने फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में स्पोर फॉर्मेशन, हिंदी में बीजाणु जनन। चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा हमको लग रहा है कुछ देर में। चलो अगला क्या है, पितुपार्श्वीय काव्य प्रवर्धन, आलू की आंख, अदरक का प्रकंद, अगैव का बुलबिल, ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएं, जल हस्त संति की भूस्त्रिका। ये तुम्हारा पहल का जो है आलू की आंख, कहाँ गया आलू की आंख, ये है आलू, आलू की आंख, ये जो छोटका छोटका दिख रहा है ये है आलू की आंख, आंख। और उसके बाद कलिका भी है इसमें, अकुरणशील आंख, परसंधि, पर्वसंधि। अब दूसरका जो है कौन सी है, दूसरका का फोटो है ब में है तुम्हारा अदरक का प्रकंद, अदरक में पर्वसंधि, अदरक है, अदरक में अपस्थानिक मूल, कलिका। ठीक है, ये सब तुम्हारा एनसीईआरटी किताब जो है ना वो पूरा चटा जा रहा है। ठीक है, अब तुम एनसीईआरटी उठाओगे तो तुमको पूरा रटा जाएगा, तनको नहीं भुलाओगे, देखते जाओगे और सारा किताब तुम्हारा 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर अगर हम लोग देख लेते हैं तो कितना टाइम ही लगेगा, 2 सप्ताह 3 सप्ताह में तो पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर ऑनलाइन भी सर होगा इसमें इसको। हाँ क्वेश्चन है सर। अनु सर, सर हाँ इसमें का बोलो, हेलो। नेटवर्क नहीं है और उनके पास लग रहा है। हाँ इसका, इसमें का क्वेश्चन आंसर बोल रहे हो, इसका सर सारा ऐसे अगर चैप्टर हो जाएगा। हमको लग रहा है अभी हमको यस 7 जो पेज मेन टॉप चले आएगा। सर हाँ 7। टॉप हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो, नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ है, कह रहे हैं सर कि सर इसमें आप का मतलब मेन सुनाइए, मेन ठीक है। टॉपिक लिखा दीजिए। हाँ तो अभी देखो, अभी हम लोग है तुम्हारे पास रुपेश, हेलो, जी सर, जी एनसीईआरटी का किताब है, नहीं सर मोबाइल में है। घर पे है कि नहीं, हेलो। घर पर नहीं है सर। अच्छा तो यही ना दिक्कत है तुम्हारे साथ, बस किताब नहीं है इसलिए तुमको लिखवाने के लिए सोच रहे हो। तो हम तो लिखाएंगे ही, कल स्कूल में आएंगे ना तो इसका एक नोट्स तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, यस सर। एक नोट्स मिल जाएगा। अब वो नोट्स या फिर मोबाइल पे तुमको इसका एथी चला जाएगा, पीडीएफ। पीडीएफ करने का मतलब मोबाइल पे किताब भी आ जाता है, तुमको पता ही होगा। अब मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट भेज के और हर पेज का जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका तुम ले सकते हो, तो मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। तो अब तो आजकल तो यही चला हुआ है, लोग कहाँ पेन चला के नोट्स लिख रहा है, सीधे मोबाइल से देख ले रहा है, मोबाइल पे रीडिंग दे दे रहा है, फोटो खींच के भेज दिया जाएगा, तुम उसको पढ़ लेना। ठीक है, यस सर हो जाए, ऐसा भी हो जाए। ऐसे भी हो जाएगा। हम जब टेस्ट लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब वैसे हमारा वो मैंने बात मानो, तुम एनसीईआरटी का किताब किन लो, अभी भी टाइम है, 1 महीना 2 महीना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा किताब। तो एनसीईआरटी का किताब जो है हिंदी वाला अगर ले लोगे तो बहुत फायदा करेगा। उसी से हम A to Z पढ़ाएंगे पूरा। तुम जैसे अभी किताब जो खोल के बैठा होगा ना उसको सब समझ में आ रहा यस होगा, मोबाइल में A है। to Z। मोबाइल में बहुत छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे भी तुम लोग कर लो। कल बाकी तुम्हारा स्कूल में अथी वहाँ एथिया में कोचिंगों में हम बताएंगे ही, रिवीजन हो जाएगा। हमको लग रहा है कल तक तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये अगेव तीसरका है स पौधा जो अगेव का बुलबिल, इसको बोलते हैं बुलबिल। अगेव में बुलबिल, रट लो सीधा, अगेव में बुलबिल। तुम्हारा आलू में तुम्हारा कलिका, इसके बाद अदरक में तुम्हारा अदरक में तुम्हारा क्या है, अदरक में तुम्हारा प्रकंद, अगेव में बुलबिल, ब्रायोफिलम में पर्णकलिका, ब्रायोफिलम में पर्णकलिका, ये ब्रायोफिलम पत्ता पे पत्ता उग जाता है, ये ब्रायोफिलम तो पत्ता है जिसमें पत्ते से पत्ता उग जाता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। उसका उदाहरण है पत्ता से तुम्हारा एक नया पौधा जन्म ले लेगा पत्ता से, वही है तुम्हारा ब्रायोफिलम का पौधा। जल हास्य संधि की भूस्तरिका, जल हायसिंथ की वाटर हाइजीन्थ है, उसी को लिख रहा है, वाटर हाइजीन्थ है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वाटर हाइजीन्थ। इसमें होता है जलकुंभी, जलकुंभी, हाँ जलकुंभी, इसको अंग्रेजी में वाटर यही ना हाइजीन्थ बोलते वाटर हैं। हैसिंग है जी, हाँ वाटर बंगाल का हाइजीन्थ, आतंक। बंगाल का आतंक। तो इसको भूस्तरिका है, इसमें देखो ये भूस्तरिका है। तो ये सब हम लोग का क्या है, ये सब हम लोग का तुम्हारा काकीय प्रवर्धन है, माने कि पुष्प पादकों में काकीय प्रवर्धन, माने कि जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन माने काकीय प्रवर्धन का अंग्रेजी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और जब अलैंगिक प्रजनन होता है कायिक तो प्रवर्धन होगा कि काकीय प्रवर्धन? कायिक 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 परिवर्तन, कायिक कायिक हम बोलते काकीय हैं, नहीं हिंदी थोड़ा कायिक सा होता लग है। जाता है। कायिक होता है, इसी को अंग्रेजी में वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो नाम स्पेशल स्पेशल है, भूस्त्रिका है तो यहाँ बल्बिल है, ये सब ही है जिसके वजह से ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। मानी इसी को जैसे बर्ड फॉर्मेशन हुआ, तो अलैंगिक जनन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कोई बच्चा समझाएगा अच्छे से? अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में हम लोग सबसे पहले पढ़े मुकुलन, मुकुलन जो कि जी, तुम्हारा किसमें था, ईस्ट में था। उसके बाद हम लोग ईस्ट में पढ़े था, हाइड्रा खंडन, बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में था। उसके अमीबा बाद में हम था, लोग पढ़े अमीबा के बाद, कायिका उसके बाद हम जनन, लोग आए कायिका जनन वाला। कायिका जनन तो पढ़े। इसके पीछे भी तो पढ़े ना, वो चीज छूट रहा है पिछला पेज में, क्या क्या पढ़े? कोनिडिया पेनिसिलियम, हाइड्रा, स्पंज, हाँ वो भी पढ़े हैं, चल भी जानू अचल भी जानू वाला। कल बीजाणु, हाँ। तो सब दिमाग में रखना है, निकालना नहीं है दिमाग से। इसका मेरे को वर्बल टेस्ट ले लेंगे कल एथी में, कोचिंगवा में। ठीक है, वर्बल ही हम लोग एक बार बोल देंगे, रिवाइज हो जाएगा सारा। तो इस तरह से सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी कर लिया जाएगा। तो अभी भी हो जाएगा, अभी भी बहुत टाइम है, अभी 20-25 मिनट टाइम है। क्लास को हम 8:30 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलना। अगर तुम लोग समर्थन दोगे तो हम 8:30 तक घिस देंगे, क्या नहीं सर, नहीं दिक्कत। ठीक दिक्कत है है? सर। नहीं तो ठीक है, कल ठीक है। इसको हो जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब देखो आगे है जो युग्मक, जो लैंगिक जनन उत्पन्न होता है, प्रबल संतति उत्पन्न होती है, वो जनकों के अथवा वापस में समरूप नहीं होती। अच्छा, अब देखो जो ये अलैंगिक जनन में इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देखो, एक और कंसेप्ट जान लो, ये अभी किताब में नहीं मिलेगा, ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो प्रोसेस होता है उसके लिए बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बोल रहे हैं, उसी को अभी जानो, हिंदी में पता नहीं उसका क्या नाम है, लेकिन हिंदी में माइटोसिस और मियोसिस वही सेम में रहता है। माइटोसिस को माइटोसिस बोलते हैं। जो सेल डिवीजन होता है ना, उसका नाम बता रहे। सेल डिवीजन दो तरह का होता है। कल कल तुम्हारा क्लासवा में कोनो बच्चा हमसे पूछेगा तो उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है वो तुम्हारा अलैंगिक जनन में दिखता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, ठीक है। और उसमें क्लोन बनता है, कहने का मतलब जो पेरेंट है और जो ऑफ स्प्रिंग है दोनों 100% अपना कैरेक्टर लेके चलता है। तो जो उतना पेरेंट होगा वही ऑफ स्प्रिंग भी होगा। तो माइटोसिस में 100% बनता है। अब माइटोसिस की क्रिया में 4 तरह का पायदान होता है, जो कि तुम 11th में पढ़े होगे। तुम्हारा एक होता है एनाफेज, सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके प्रोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज,
और उसके बाद आता है टीलोफेज। ये चारों फेज के पहले आता है एस फेज, S1 फेज, S2 फेज, G फेज। ये तुम्हारा इंटरफेज कहलाता है। ये सब तुम्हारा सेल डिवीजन का प्रक्रिया हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे सेल डिवीजन में होता है, जहाँ सेल डिवीजन 11th क्लास का चीज है, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। इसको हम थोड़ा अंग्रेजी में बता रहे हैं, हिंदी में कहीं पे मिलेगा तो हिंदी भी इसका जान जाओगे। कुछ कुछ भी अलग नहीं है, इंटरफेज भी लिख दोगे हिंदी में तो एक ही चीज है। हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो यही है। अब जो मियोसिस होता है वो होता है तुम्हारा इसमें जो तुम्हारा लैंगिक जनन होता है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे जो प्रक्रिया सेल डिवीजन का आता है उसको बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रक्रिया है वो पूरे तरह से तुम्हारा माइटोसिस जैसा होता है, जो कि अलैंगिक जनन में जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह। उसका भी प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा। और उसके बाद जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें थोड़ा चेंजेज आता है, और वो तुम्हारा प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टीलोफेज, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड के तौर पे होता है। तो वो हम लोग जब सेल डिवीजन का कभी चर्चा होगा तो वहां पे पढ़ लेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे थे, ठीक है ना। उसी में तुम्हारा अनुवांशिकता, गुण वगैरह, साइनाप्सिस, तुम्हारा कैरेक्टर का आदान प्रदान, ये सब होता है। हेरिडिटरी में जब हम लोग आएंगे तो और विस्तार में उसको पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ से आ जाते हैं। सभी जीव अपने जीव में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिकीय प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। किशोरावस्था कायिकीय प्रावस्था की समाप्ति ही जन्म प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों से आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेहूं, धान, नारियल, गेंदा, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने से कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। इस तरह अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था या वयस्कता? ये सब तुम्हारा पेड़ पौधों में जो पुष्पीकरण का माने फ्लावरिंग बोलते हैं। पुष्पीकरण माने फ्लावरिंग, माने पुष्प का निकलना, पुष्पीकरण। तो ये पुष्प जो निकलता है तो उसके बाद बीज निकलता है उससे। अब बीज फल, फल से पहले पुष्प, फिर फल, फिर बीज, और फिर बीज से तुम्हारा नया पौधा। तो इसी तुम्हारा लैंगिक जनन में ये सब प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। क्या आप सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? तो क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है? कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। मेरे पौधों में फूल कब निकलता है उसी का चर्चा हो रहा है अभी। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। पेड़ जो होते हैं वो पेरिनियल और बाइपेरिनियल होते हैं। पेरिनियल द्विवार्षिक या वार्षिक। सर किताब मत पढ़ाइए, ऐसा ही पढ़ाइए ना। अरे किताबें का ना चीज हम बता रहे हैं, तो इससे पॉइंट मिलेगा। आप किताबों से ना पढ़ना, किताब को चाट जाना है। ऐसे थोड़ी ना होगा बिना किताब को पढ़ना है। किताबें को तो चाटना है, इसी से तो सब चीज आएगा। इसी से कितना सवाल बन गया देखो। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। इसको बोलते हैं वार्षिक और द्विवार्षिक, मतलब पेरिनियल और बाइपेरिनियल। मतलब एगो एक साल वाला एक साल में फूल खिलेगा, एगो में 2 साल में फूल खिलेगा। उसी को बोलते हैं कब पौधा कब फुला रहा है, तो वही चीज वह है। कब फुला रहा है उसी को है द्विवार्षिक और वार्षिक, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट काकीय जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। काकीय जनन तथा जीर्यमान माने कि ये तुम्हारा जो अभी हम लोग जो इसका संगठन अभी हम लोग जो देखे जनन प्रक्रिया, उसके बाद जीर्यमान माने उसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है। बहुवर्षीय जातियों में प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। यही कुछ में अपवाद है। एगो बांस के पौधा के बारे में कुछ लिख रहा है। कुछ जैसे बांस की जाति काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। बन जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। बांस जो पौधा है, बांस का पेड़, उसमें 50 से 100 वर्ष की अवधि में केवल एक बार फूल खुलता है। 50 से 100 वर्ष की अवधि में सिर्फ एक बार फूल फुलाता है बांस में। ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये दिमाग में रखना अपने। पूछता भी है ये।
हाँ, बांस बांस के पौधा में, ठीक है। उसके बाद परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होता है और मर जाते हैं। अन्य पादप स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, निजा कुरेंजी, 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न। कितना इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो भाई, ये हमेशा पूछता होगा। स्ट्रोबिलैंथस, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ एकदम पूछेगा ये। स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, कुनियाना, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी बोलो चाहे स्ट्रोबैंथस, स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, इसको रट लो। दुनियाना। हाँ, स्ट्रोलीबैंथस, स्ट्रोबीलैंथस, स्ट्रोबीलैंथस कुलियाना या नीला कुरेंजी, जो 12 साल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांश लोग यह जानते होंगे कि पादप सितंबर से अक्टूबर 2006 के दौरान अपने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा भी दिखाई पड़ता है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर 2006 का बात कर रहा है, जिस दृश्य में सैलानियों को एक बड़ी संख्या में इसकी ओर आकर्षित करती है। हाँ, होता ही है। हम भी साउथ में रहे हैं, कर्नाटक में, तो हम देखे थे वहां पे फूल का बहुत बड़ा मेला लगता है। इतना फूल फुलाता है, इतना फूल फुलाता है कि वो बड़ा सा पहाड़ बना देता है फूल का, बहुत बड़ा। खूब बड़ा बड़ा माला बनाएगा खूब। ये जो फिल्म नहीं है तो बाहुबली, तो बाहुबली में देखे जी। होंगे कितना फूल, फूल का वर्षा कर रहा है, खूब फूल बना रहा है। तो उधर साउथ में खूब फूल फुलाता है, खूब ज्यादा एकदम ट्रेडिशनल लोग भी है वहाँ का बहुत ज्यादा। पूजा पाठ भी खूब होता है, तो वहाँ का पंडित जी लोग वहाँ के मैंने साउथ में खूब फूल फुलाता है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि अक्टूबर 2006 के दौरान पुष्प पैदा किए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिससे सैलानियों को एक बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित किया अपनी ओर। किशोरावस्था की समाप्ति के तथा उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व इसकी शारीरिक कार्य बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है, ठीक है। अब अवस्था अलग है, अवधि अलग है, जनन क्रिया सब में एक समान नहीं होता, सबका एक डिफरेंट अवधि है, जिस अवधि पे उसमें जनन क्रिया होता है। एक फेवरेबल कंडीशन होता है, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जनन का जनन का एक मौसम होता है, माने कि वो मौसम होता है जिसमें कि जनन की क्रिया फेवरेबल होती है। जैसे कि वर्ष भर अंडे देती है क्या पक्षी? नहीं, किसी मौसम में संबंधित घटनाक्रम है। मेढक और छिपकली की ये प्रक्रिया कैसी होती है? प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम पे ही अंडे देते हैं। संरक्षण में रखने जाने वाले पक्षी जैसे कुक्कुट फार्म वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। कुछ में अपना आर्टिफिशियल तरीका से बहुत बार अंडा देने का प्रक्रिया कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। अब चलो आगे। अब जो है आगे में बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पन्न किया जाता है। जैसे मुर्गी फार्म में क्या किया जाता है कि अंडा बहुत बहुत जल्दी जल्दी माने ज्यादा से ज्यादा अंडा मुर्गी दे, ताकि मुर्गी फार्म से कुछ ज्यादा कमाई हो, ज्यादा व्यापार कर सके। तो उसके लिए भी अपने तरीके से मुर्गी फार्म में कोई कोई तरीका से ज्यादा अंडा उत्पन्न कराया जाता है। तो ये सब मानव जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है, व्यापार के पर्पज से तो मानव कल्याण, ठीक है। मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से भी जनन क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आर्टिफिशियल तरीके से जनन क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, उसका वैसा माहौल बना दीजिए। आपको जिस माहौल में जनन क्रिया सबसे ज्यादा होता है वैसा माहौल बना दीजिए, उसके बाद देखिए अचानक खूब ज्यादा जनन होगा। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तानी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हार्मोनल परिवर्तन तो होगा ही, जनन क्रिया में बहुत सारे हार्मोन का रोल होता है। जो हम लोग इंसान का जनन क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब हार्मोन का क्या रोल है, और उससे किस तरह से बहुत तरह का जनन क्रिया हम लोग के शरीर में परिवर्तन आता है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ ये सब बनना होता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बहुत तरह का अपीयरेंसेज आता है बॉडी में जब जनन क्रिया शुरू होता है। तो इस सब लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एगो पीरियड होता है, तो ये सब जनन क्रिया से ही रिलेटेड है। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रस साइकिल चक्री परिवर्तन देख सकते हैं, इसे मध्य चक्र ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट, बंदर, एप्स, मनुष्य में ऋतु स्त्राव चक्र कहा जाता है। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जन्म अवस्था के दौरान
अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण मौसमी प्रजनन कहते हैं। अधिकांश स्थान जनन काल में जनन के सक्रिय होते हैं, इसी कारण इसे सतत प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यही बॉडी में किस तरह से जनन क्रिया होता है उसी के ऊपर दे रहा है। हर जानवर में जनन क्रिया होता है, नेचुरल है। हम सभी आयु में बढ़ते हैं, लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, परंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर के जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति में होना वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये जनन क्रिया कम होते जाती है। कहने का मतलब पुरुषों में तो अगर फिटनेस लेवल सही है तो पुरुषों में जनन क्रिया ज्यादा दिनों तक रहता है, 40 50 60 साल तक भी पुरुष जनन क्रिया कर सकता है। औरतों में जो होता है जनन क्रिया 35 से 35 वर्ष तक होता है। 35 के बाद 40 वर्ष तक भी किसी औरतों में होता है, तो वो 40 तक लास्ट होता है। 40 तक होता है, वो मेनोपॉज का पीरियड आ जाता है, उसके बाद वो जनन क्रिया रुक जाता है। तो वो ऐसे पुरुषों में सर, ऐसे सर पुरुषों में पूरा जितना समय तक है। हाँ पुरुषों में, ना लेकिन सर पुरुष में लिमिट नहीं है। लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो फिट आदमी है तो लिमिट नहीं है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, अगर फिट नहीं है। स्त्री में है सर, स्त्री में 40 है, 35 से 40, लेकिन पुरुष में नहीं है। 40 साल है पुरुष में। तुम्हारा अगर फिट है पुरुष तो 60 साल तक कर सकता है, अनलिमिटेड है। पुरुष फिट नहीं है तो पुरुष फिट नहीं है, बीमार रहता है या उसको ओबिसिटी का प्रॉब्लम है, हेलो दीपक। हेलो नीरज, कौन चीज? सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो ना। सर का नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। लग रहा है सर ऑफलाइन हो गया है। हेलो हाँ हेलो। हाँ